नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूं। पहली वीडियोस में मैं आपको परिचय दे चुका हूं, जैसे कि मैं वर्तमान में सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान के पद पर कार्यरत हूं और आरपीएससी द्वारा जारी हाल ही में सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान की परीक्षा में मैंने ऑल राजस्थान 6वीं रैंक प्राप्त की थी। और हम एक सीरीज चला रहे थे सेकंड ग्रेड से संबंधित, और उसमें हम 2 टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं। राजनीतिक दल हमने पढ़ा, दबाव समूह हमने पढ़ा। कल हमने दबाव समूह के बारे में चर्चा की थी, जिसमें सैद्धांतिक रूप से 2 सिद्धांत पढ़े और आमंड एवं पॉवेल के समुदायात्मक, गैर समुदायात्मक, हिंसक, संस्थात्मक और भारत के परिप्रेक्ष्य में समुदायात्मक और गैर समुदायात्मक दबाव समूहों की विशेष रूप से चर्चा की थी। सेकंड ग्रेड में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आता है और इन टॉपिक्स के लिए हमको अवधारणात्मक समझ होना बहुत जरूरी है। आप याद रखना, हित समूहीकरण और हित स्पष्टीकरण। राजनीतिक दल का कार्य क्या है? हित समूहीकरण। दबाव समूह का कार्य क्या है? हित स्पष्टीकरण। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की विदेश नीति से संबंधित। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पहले से एक टेलीग्राम चैनल चलाते हैं और उस टेलीग्राम चैनल पे हम लगातार अपडेट रहते हैं। आप सभी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डलवा देंगे और वहां से आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहां आपको राजनीति विज्ञान से संबंधित, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान से संबंधित आपको ऑथेंटिक और जो वैल्यूएबल मटेरियल है वो आपको मैं प्रदान करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की विदेश नीति से संबंधित। और जब हम भारत की विदेश नीति पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर विदेश नीति क्या होती है। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि कुछ ऐसे सिद्धांत जिनके आधार पे हम किससे संबंध स्थापित करते हैं? विदेशों से संबंध स्थापित करते हैं। कि अन्य देशों के साथ क्या स्थापित करने? संबंध। अच्छा, केवल संबंध स्थापित करने हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारे हमारे क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है इसमें राष्ट्रीय हित। हम जो भी संबंध किसी भी राज्य के साथ स्थापित करते हैं, किसी भी देश के साथ स्थापित करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो राष्ट्रीय हित। हम सब सिद्धांतों को, हम सभी संबंधों को स्थापित करते टाइम अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं और कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करता है विदेशों से संबंध बनाते टाइम। हम बात कर रहे हैं चूंकि भारत की विदेश नीति की, तो भारत की विदेश नीति सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे संविधान में भारत की विदेश नीति हमें कहाँ दिखती है। तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि हमारे संविधान में है एक भाग 4 और भाग 4 में एक अनुच्छेद है और वो अनुच्छेद है 51 और अनुच्छेद 51 में 4 उपबंध किए हुए हैं। सीधा प्रश्न आ सकता है कि अनुच्छेद 51 में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं है, या फिर ये आ जाता है कि भारत की विदेश नीति को दिखाने वाला अनुच्छेद कौन सा है, या फिर ये आ जाता है कि भारत में विदेश नीति संबंधी सिद्धांत किस भाग में है? भाग 4 में। और आप याद रखिए भाग 4 में बेसिकली है क्या? नीति निर्देशक तत्व। तो विदेश नीति का जो वर्णन है वो संविधान में किसमें है? नीति निर्देशक तत्व में। तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत आप इसको कंफर्म कर लें, भाग 4 अनुच्छेद 51 और उसमें 4 प्रावधान, जिसमें सबसे पहला प्रावधान है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अववृद्धि करेंगे। दूसरा जो सिद्धांत है कि हम अन्य देशों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। तीसरा जो सिद्धांत है कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संधियां होंगी उनका हम आदर करेंगे। चौथा जो सिद्धांत है वो भी महत्वपूर्ण है कि हम जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो होंगे हम मध्यस्थता द्वारा निपटारे के पक्ष में होंगे। तो इन चारों सिद्धांतों को, बेसिकली जो हमारी विदेश नीति के सिद्धांत हैं वो अनुच्छेद 51 में चारों लिखे हुए हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अववृद्धि, दूसरा है अन्य देशों के साथ सम्मानपूर्ण और न्यायपूर्ण संबंध बनाना, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संधियों का आदर करना, और चौथा है जितने भी विवाद जो होंगे उनका मध्यस्थता द्वारा निपटारा करने के पक्ष में हम रहते हैं। तो जब हम भारत की विदेश नीति को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें, जैसे ही हमारा देश आजाद होता है 1947 में, तो 1952 में चुनाव के बाद सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हमारे देश के पहले विदेश मंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री भी पहले नेहरू ही हैं और विदेश मंत्री भी पहले नेहरू ही हैं। तो जब नेहरू विदेश मंत्री होते हैं तो शुरू में जो हमारी विदेश नीति है वो मूलतः किसके सिद्धांतों पर आधारित है? वो मूलतः है नेहरू के सिद्धांतों पर। तो ये नेहरू जो है वो काफी हमारी विदेश नीति को दिशा देने के लिए बहुत बड़े नाम है। इन्होंने विदेश नीति के तहत मुख्यतः 3 शब्द इंपॉर्टेंट बताएं: शांति, मित्रता और समानता। याद रखिए नेहरू कितने शब्दों को महत्वपूर्ण मानते हैं विदेश नीति में? शांति, मित्रता और समानता, 3। अब नेहरू की जो सोच थी उसके आधार पर जब हम हमारी विदेश नीति की चर्चा करते हैं तो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नेहरू के टाइम पे एक समझौता हुआ और उस समझौता का नाम है पंचशील समझौता। और पंचशील समझौते के अंतर्गत कुल बिंदु थे 5 और वो 5 बिंदु थे। पहला था हस्तक्षेप, दूसरा था अनाक्रमण, तीसरा था समान एवं पारस्परिक लाभ, चौथा था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, 5वां जो इसमें मुख्य बिंदु था वो था अखंडता। तो पंचशील समझौता जो हुआ था उसकी पहले हम डेट याद रख लें कि 29 अप्रैल 1954 और जगह है बीजिंग। भारत की तरफ से हैं नेहरू जी और चीन की तरफ से हैं चाउ एन लाई। याद रखेंगे पंचशील समझौते के बारे में कि 29 अप्रैल 1954 को हुआ और 29 अप्रैल 54 को बीजिंग में 2 देशों के राष्ट्र प्रमुख मिले। भारत की तरफ से नेहरू थे और चीन की तरफ से चाउ एन लाई थे। बीजिंग में जब बैठे हुए थे तो 5 बिंदुओं पे समझौता हुआ। पहला था हस्तक्षेप, दूसरा था अनाक्रमण, तीसरा था अखंडता, चौथा था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और 5वां था समान एवं पारस्परिक लाभ। पंचशील समझौता हमारी विदेश नीति का एक पिलर सिद्धांत था। वो अलग बात है कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसके बाद में नेहरू जी की काफी आलोचना भी हुई इस पंचशील समझौते के आधार पर। इसमें एक नारा दिया गया था भारत चीनी भाई भाई, और बाद में फिर चीन ने युद्ध कर दिया तो उसके ऊपर इस समझौते की काफी आलोचना भी हुई। दूसरा जो था वो था उपनिवेशवाद विरोधी। चूंकि हम उपनिवेशवाद से नए नए मुक्त हुए थे तो हमारा जो दृष्टिकोण था विदेश नीति का कि हम विश्व में सभी देशों में किसके विरोधी हैं भाई? उपनिवेशवाद के विरोधी हैं। क्या हम उपनिवेशवाद का कहीं समर्थन नहीं करते। अगला था गुटनिरपेक्षता। देखो जैसे ही भारत आजाद हुआ था तो एक गतिविधि चल रही थी शीत युद्ध, और शीत युद्ध में 2 ध्रुव बने हुए थे। एक ध्रुव तो था यूएसए और एक ध्रुव था यूएसएसआर। भारत के नेहरू जी, इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के एनाक्रूमा, मिस्र के नासिर और ऐसे 5 नेता थे। उन 5 नेताओं ने मिलके एक संगठन बनाने की घोषणा की और वो बनाया गुटनिरपेक्षता। और 1961 में जिसका पहले सम्मेलन भी हुआ बेलग्रेड में जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। तो इस सम्मेलन में क्या घोषणा हुई कि हम तटस्थ नहीं रहेंगे। याद रखना गुटनिरपेक्षता का मतलब कहीं भी तटस्थता नहीं है। हम भाग तो लेंगे पर हम अपने सिद्धांतों पर भाग लेंगे, हम एंगेज नहीं होंगे, हम अपने सिद्धांतों के आधार पे आगे की नीति का पालन करेंगे। ये थी गुटनिरपेक्षता। तो नेहरू जी गुटनिरपेक्षता के बहुत अग्रणी विचारों में से माने जाते हैं और भारत ने जो पालन किया था वो एक तीसरे गुट के रूप में गुटनिरपेक्षता का पालन किया था। चौथा हम जो समर्थन करते थे वो वैश्विक शांति का समर्थन करते थे। जैसे कि 1945 में यूएनओ की स्थापना होनी थी तो भारत प्रथम देशों में था जिसने यूएनओ का समर्थन किया। तो हम वैश्विक स्तर पे किसका समर्थन करते हैं? संपूर्ण वैश्विक स्तर पे हम क्या चाहते हैं भाई? शांति चाहते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 51 में हमारी विदेश नीति में लिख भी रखा है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की क्या चाहेंगे? हम अभिवृद्धि चाहेंगे। तो ये नेहरू की मूलतः सोच में थी। आप याद रखना 3 बिंदु: शांति, मित्रता और समानता।
आगे जब हम पढ़ेंगे तो नेहरू जी के बाद में जो काल आता है वो आता है लाल बहादुर शास्त्री का काल। जैसे ही नेहरू जी की 1964 में मृत्यु होती है, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। और शास्त्री जी जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके टाइम पे एक घटना हो जाती है, और वो घटना होती है 1965 का भारत पाक युद्ध। और जैसे ही 1965 का भारत पाक युद्ध होता है तो इसके बाद में एक इसका समझौता होता है, याद रखें आप, और वो समझौता है ताशकंद समझौता। और ताशकंद में डेट है 10 जनवरी 1966, और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है। और उसी दिन समझौता कर रहे होते हैं शास्त्री जी, और शाम को उनकी मृत्यु हो जाती है। कि समाचार आता है कि मतलब दिन में समझौता किया शास्त्री जी ने और शाम को शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। तो शास्त्री जी जो थे वो मतलब नेहरू जी पूरी की पूरी आदर्शवादी सोच पे थे। उस आदर्शवादी सोच को थोड़ा सा आगे बढ़ा के यथार्थवाद की तरफ ले गए। मतलब यथार्थवाद और आदर्शवाद में ये अंतर है। आदर्शवाद का मतलब होता है कि हम बहुत ज्यादा सैद्धांतिक आधारों पे जिए, जो चीज हमारे मतलब जमीन पे पॉसिबल नहीं है। और यथार्थवाद का मतलब है कि यथार्थ रूप में यही चीज है, मानव का स्वभाव यही है, हमारे लिए राष्ट्रीय हित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, शांति बाद में है, पहले राष्ट्रीय हित है। तो थोड़ा सा यथार्थवाद की तरफ हम गए, और सबसे पहले यथार्थवाद की ओर लेके गए हमें लाल बहादुर शास्त्री जी। जैसे कि एक घटना हुई थी कि अमेरिका से कोई समझौता रद्द हो गया था और गेहूं भेजना अमेरिका ने बंद कर दिया था। तो शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, और वो नारा था जय जवान जय किसान। तो इसमें इन्होंने कहा कि हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इतना सक्षम बनना पड़ेगा कि हम गेहूं की पैदावार और अपने गेहूं हम अपने देश में खुद ही उगा सकें। तो किसानों को प्रेरित किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसके बाद में जो प्रधानमंत्री बनती हैं वो बनती है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनती है तो इंदिरा गांधी के टाइम पे दो तीन चीजें होती हैं। 1971 में जब इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनती हैं तो एक घटना हो रही होती है कि पाकिस्तान में चुनाव हुए होते हैं, और पूर्वी पाकिस्तान में एक पार्टी है आवामी लीग, और आवामी लीग के नेता हैं, आवामी लीग के जो नेता हैं वो हैं शेख मुजीबुर रहमान। तो मुजीबुर रहमान इसको जीत जाते हैं चुनाव को। और शेख मुजीबुर रहमान जब चुनाव को जीत जाते हैं तो मुद्दा ये उठता है कि पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग और पूर्वी पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। और पूर्वी पाकिस्तान से, जैसे कि हम मैप से ये समझे कि ये जैसे मान लो भारत है, तो यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान है, इस जगह पे लगभग पूर्वी पाकिस्तान है। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग यहाँ पे हमला करते हैं, तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग मानवीय सहायता के लिए भारत में आ जाते हैं। और भारत के जो पूर्वोत्तर हिस्सा है इसमें ये अप्रवासी के रूप में घुसने लग जाते हैं। तो मानवीय सहायता के आधार पर इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप करती है। और सैन्य हस्तक्षेप के बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। और 1971 का जो युद्ध है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक नए देश का निर्माण होता है, और जो ये पूर्वी पाकिस्तान है ये बन के आता है बांग्लादेश के रूप में। और याद रखना कि बांग्लादेश को प्रथम मान्यता प्रदान करने वाला देश है। कि बांग्लादेश को प्रथम मान्यता प्रदान करने वाला देश कौन है? भारत। और भारत की प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। तो जैसे ही बांग्लादेश का निर्माण होता है सबसे पहले मान्यता प्रदान करती है इंदिरा गांधी। एक इंदिरा गांधी के टाइम पे घटना होती है कि सोवियत संघ के साथ भारत की नजदीकी काफी बढ़ती है, और 9 दिसंबर 1971 को 9 दिसंबर 1971 और 9 दिसंबर 1971 को भारत और यूएसएसआर, यूएसएसआर का मतलब है सोवियत संघ, भारत और यूएसएसआर के बीच में एक संधि होती है। और ये संधि कितने वर्ष के लिए होती है? 20 वर्ष के लिए। याद रखना, कितने वर्ष के लिए संधि होती है? 20 वर्ष के लिए। भारत और यूएसएसआर की संधि कितने वर्ष के लिए होती है? 20 वर्ष के लिए। कौन सी प्रधानमंत्री के टाइम पे होती है? इंदिरा गांधी। 20 वर्ष के लिए एक संधि होती है, इंदिरा गांधी के टाइम पे होती है, भारत और यूएसएसआर के बीच में होती है। अब देखो इसके ऊपर बाद में आलोचना भी होती है। हम यूएसएसआर से संधि करते हैं कि हम गुटनिरपेक्ष नहीं रहे हैं, हम एक पक्ष की तरफ झुक गए हैं, हमने सोवियत संघ का जाके सहारा ले लिया है। तो उस आलोचना को भी हम पढ़ेंगे। एक घटना होती है 1974 में। इंदिरा गांधी, देखिए 1974 में इंदिरा गांधी
एक परमाणु परीक्षण करती हैं और इस परमाणु परीक्षण का जो नाम होता है वो होता है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और ये बड़ी चीज है कि भारत 1974 में एक परमाणु परीक्षण कर लेता है। देखो, भारत ने जो परमाणु संधियां हुई हैं उसमें केवल एक LTBT यानी सीमित परमाणु परीक्षण संधि पर साइन किए थे। उसमें 3 प्रावधान थे कि आप जल में नहीं कर सकते, वायुमंडल में नहीं कर सकते और भारी अंतरिक्ष में नहीं कर सकते। तो भारत 3 जगह तो परमाणु परीक्षण कर ही नहीं सकता था। तो भारत के पास एक ऑप्शन बचता है कि भारत जमीन के अंदर पोखरण में परमाणु परीक्षण करता है। और किस प्रधानमंत्री के टाइम पे करता है? इंदिरा गांधी के। तो भारत परमाणु शक्ति संपन्न, हालांकि इस टाइम पे घोषित नहीं होता है, बहुत बड़ा विरोध होता है, अमेरिका के द्वारा बहुत बड़ा विरोध होता है कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया, परंतु बाद में जाके चीज सही हो जाती है और भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में भी मान लिया जाता है। तो आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों के समन्वय के रूप में जो विदेश नीति हमें दिखती है वो दिखती है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी के बारे में 3 पॉइंट हमने पढ़े, एक तो बांग्लादेश का निर्माण, दूसरा सोवियत संघ के साथ संधि और तीसरा परमाणु परीक्षण। अगले जो सरकार आती है हमारी 1977 में चुनाव होते हैं और 1977 में सरकार आती है जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। देखो, जो 1971 में जो संधि होती है USSR के साथ, जनता पार्टी उस पर आरोप लगाती है कि इंदिरा गांधी जाके USSR से मिल गई है या फिर हम अपने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को भूल गए हैं और एक पक्ष की तरफ हम जाके बढ़ रहे हैं। तो इसमें जनता पार्टी की सरकार में जो विदेश मंत्री होते हैं वो होते हैं, इस सरकार में विदेश मंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो विदेश मंत्री होते हैं तो ये एक बात कहते हैं कि हमें ना केवल गुटनिरपेक्ष होना चाहिए, क्या कहते हैं, हमें ना केवल गुटनिरपेक्ष होना चाहिए बल्कि गुटनिरपेक्ष दिखना भी चाहिए। ये स्टेटमेंट RPSC ने पहले पूछ भी रखा है कि निम्न में से किसका ये कथन है कि हमें ना केवल गुटनिरपेक्ष होना चाहिए बल्कि हमें गुटनिरपेक्ष दिखना भी चाहिए। किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का। जब जनता पार्टी की सरकार में वो विदेश मंत्री होते हैं तो वो इस प्रकार की बातें करते हैं और वो एक नारा देते हैं जनता पार्टी की जो सरकार है कि आप कैसी गुटनिरपेक्षता लेके आओ, असली गुटनिरपेक्षता। असली गुटनिरपेक्षता की बात कौन सी पार्टी करती है? जनता पार्टी। कौन से विदेश मंत्री करते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद में जो सरकार आती है वो आती है राजीव गांधी की 1984 में। 1984 में जब राजीव गांधी की सरकार आती है, नए नए प्रधानमंत्री होते हैं और काफी वैश्विक स्तर पर घूमे हुए होते हैं, कंप्यूटर क्रांति जैसे काम करते हैं और वो एक सिद्धांत देते हैं 4D का। कितनी डी बताते हैं वो? 4D। और 4D के अंतर्गत वो कौन कौन से बताते हैं? एक तो बताते हैं डीकोलोनाइजेशन, एक बताते हैं डेवलपमेंट, एक बताते हैं डिसर्मामेंट, एक बताते हैं डिप्लोमेसी ऑफ पीस, कि हम 4D पे काम करेंगे। और एक जो घटना होती है राजीव गांधी के टाइम पे वो होती है भारत श्रीलंका समझौता। 1986 में ये समझौता होता है और इसके अंतर्गत क्या है कि भारत के जो तमिल समुदाय है उन्होंने एक संगठन बना रखा था लिट्टे, और उस लिट्टे को समाप्ति के लिए जो राजीव गांधी जो क्या करता है कि एक IPKF भारतीय शांति सेना श्रीलंका में भेजता है। कहाँ भेजता है भाई? श्रीलंका में भेजता है। और जो ये सेना है ये बहुत बड़ा सिंड्रोम होती है भारत के लिए। लिट्टे हमारी सेना की बहुत ज्यादा हालत खराब कर देता है और ये IPKF जो है वो बाद में BP सिंह की सरकार के द्वारा वापस बुलानी पड़ती है। और ये लिट्टे जो संगठन होता है उसकी वजह से ही राजीव गांधी की 1991 के चुनाव प्रचार में हत्या भी होती है जब वो किसी शहीद के स्मारक पर माला चढ़ाने जाते हैं। अगली जो हमारी सरकार आती है 1991 के चुनाव में राजीव गांधी की प्रचार के दौरान मृत्यु हो जाती है और कांग्रेस चुनाव को जीतती है। तो नए प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं हमारे PV नरसिम्हा राव।
और पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं तो इनके टाइम पे एक प्रवृत्ति आती है और वो वैश्वीकरण और उदारीकरण, निजीकरण जैसी प्रवृत्तियां भारत में लेके आते हैं और एक पॉलिसी जारी करते हैं। वो कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। इसको कहते हैं हम पूरब की ओर देखो। किधर की ओर देखना है? पूरब की ओर। इसका बेसिकली मतलब क्या था कि जो दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना। तो कुल मिला के एक संगठन चलता है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान के जो देश हैं इसमें मुख्यतः कौन कौन से देश आते हैं? हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, उन सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कौन से प्रधानमंत्री देखते हैं? पीवी नरसिम्हा राव। और नरसिम्हा राव एक काम और करते हैं, जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं, ये पहले प्रधानमंत्री 1991 में जो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध, कौन से पहले प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बनाते हैं? पीवी नरसिम्हा राव। आप ये बहुत अच्छे से याद रखें। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में दो चीजें हैं, एक तो लुक ईस्ट पॉलिसी और एक है पीवी नरसिम्हा राव पहले प्रधानमंत्री जो इजराइल की यात्रा करते हैं। पीवी नरसिम्हा राव के बाद में जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं एच डी देवगौड़ा। और एच डी देवगौड़ा के टाइम पे जो विदेश मंत्री होते हैं वो होते हैं इंद्र कुमार गुजराल, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं देवगौड़ा के बाद। जो गुजराल जो हैं वो एक सिद्धांत पेश करते हैं विदेश नीति का, और उस सिद्धांत को कहते हैं हम गुजराल सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं हम गुजराल डॉक्ट्रिन। और गुजराल डॉक्ट्रिन में कुल बिंदु कितने हैं याद रखना? 5 बिंदु। 5 बिंदुओं को हम विस्तार से नहीं पढ़े, पर इतना पता होना चाहिए कि उन 5 बिंदुओं में क्या है। बेसिकली आप याद रखो कि अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना। अच्छा, इसमें एक चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध तो हम बनाएंगे, पर गुजराल सिद्धांत में कौन से देश का वर्णन नहीं है? पाकिस्तान। कि इस देश के साथ हम कोई अच्छे संबंध नहीं बनाएंगे। कि और जो नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इन सभी देशों के साथ कैसे संबंध बनाने? हमें अच्छे संबंध बनाने, और इन पड़ोसी देशों को एक बड़े भाई की तरह नाते से देखना। ये कौन सा सिद्धांत है? गुजराल सिद्धांत। और गुजराल सिद्धांत में टोटल बिंदु कितने हैं? 5 बिंदु हैं। या याद रखें, पाकिस्तान को छोड़कर शब्द है, पाकिस्तान के साथ हमें अच्छे संबंध नहीं बनाने। कौन से सिद्धांत के अनुसार? गुजराल सिद्धांत के अनुसार। विदेश मंत्री हैं कौन सी सरकार में? एच डी देवगौड़ा सरकार में। इसके बाद जो काल आता है वो आता है अटल जी वाजपेयी। जब 98 में अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनके टाइम पे 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हमारे सामने होती हैं। एक तो 1998 में अटल जी परमाणु परीक्षण करते हैं, और परमाणु परीक्षण का नाम लिया जाता है ऑपरेशन शक्ति। जो इंदिरा गांधी के टाइम पे परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और जो अटल जी वाजपेयी के टाइम पे जो परमाणु परीक्षण होता है उसका है ऑपरेशन शक्ति। डेट भी याद रख लो, एक 11 मई को और एक 13 मई को। तो 11 मई 1998 और 13 मई 1998, इन दोनों डेट को होते हैं भारत के परमाणु परीक्षण। दूसरा जो है लाहौर बस यात्रा, फरवरी 1999। फरवरी 1999 में एक बस से अटल जी अमृतसर से लाहौर के लिए बस में रवाना होते हैं, और इस बस का नाम है
सदा ए सरहद, इसको एक नाम और दिया जाता है लाहौर बस यात्रा को, बस कूटनीति, या इसको कह सकते हैं हम बस डिप्लोमेसी। आरपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि बस डिप्लोमेसी का संबंध, बस कूटनीति का संबंध भारत के किस प्रधानमंत्री से है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर करना है अटल बिहारी वाजपेयी। कब होती है? फरवरी 1999 में। सदा ए सरहद बस से निकलते हैं, अमृतसर से निकलते हैं, लाहौर पहुंचते भी नहीं है, उससे पहले इनके पास एक सूचना आती है कि पाकिस्तान ने एक क्षेत्र में भारत के में हमला कर दिया है, और वो क्षेत्र था कुछ द्रास क्षेत्र था कारगिल के अंतर्गत। तो तुरंत वापस आ जाते हैं, और एक घटना होती है फिर अटल जी के टाइम पे, जुलाई 1999, और जुलाई 1999 को एक युद्ध होता है, और वो युद्ध है कारगिल युद्ध। कौन कौन से देशों के बीच में होता है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध होता है, वो होता है कारगिल का वॉर। चौथा है आगरा शिखर वार्ता, 2001 की बात है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं इस टाइम पे परवेज मुशर्रफ, और परवेज मुशर्रफ अटल जी से बात करने आगरा आते हैं, और अटल जी को फोन करते हैं कि मैं आगरा आ गया हूँ, आप आ जाओ। और अटल जी उनसे कहते हैं कि आप रुको, आपने नया नया अभी युद्ध किया है, आप किस लिए आए? अटल जी मुशर्रफ से नहीं मिलते हैं, और आगरा शिखर वार्ता पूरी तरह फेल हो जाती है। इन घटनाओं को क्रम से कई बार आरपीएससी ने पूछा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में निम्न घटना को क्रम से जमाइए। क्रम आप याद रखें, सबसे पहले कौन सी घटना हुई है? परमाणु परीक्षण, 11 और 13 मई 1998। उसके बाद फरवरी 1999 में एक घटना हुई है, वो है सदाए सरहद या फिर लाहौर बस यात्रा, अमृतसर से लाहौर जो जा रही है। तीसरा हुआ है कारगिल का वॉर, जो जुलाई 1999 में हुआ है। उसके बाद 2001 में एक वार्ता हुई है आगरा शिखर वार्ता, जो कैसी वार्ता है? असफल वार्ता। किस प्रधानमंत्री के काल में हुई है? अटल बिहारी वाजपेयी के। यहाँ से प्रश्न कई बार आरपीएससी ने पूछा है, आप अच्छे से देख लें। इसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो मनमोहन सिंह एक नीति बड़ी ही महत्वपूर्ण लाते हैं, और वो नीति है लुक वेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब था पश्चिम की ओर देखो। मनमोहन सिंह एक स्टेटमेंट देते हैं संसद में कि भारत के हित में है कि वो बड़ी से बड़ी महाशक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। इसको हम बैंडवैगन थ्योरी भी कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। बड़ी सी बड़ी शक्तियों के साथ हम अगर अच्छे संबंध बनाए रखेंगे तो हमारे अच्छे काम होंगे। तो इसी संबंध को बनाए रखने के लिए जो मनमोहन जी जो देते हैं कि आप पश्चिम के जो देश हैं ये काफी समृद्ध हैं, विकसित हैं, तो यूरोप की और अमेरिका की तरफ हमें देखना चाहिए। तो किन देशों की तरफ दिखवा रहे हैं? बड़ी महाशक्तियों की तरफ। ये कहते हैं कि बड़ी महाशक्तियों की तरफ देखने में भारत का हित है, कि आप बड़ी महाशक्तियों की तरफ देखिए, मनमोहन जी कहते हैं। और मनमोहन जी एक नीति देते हैं, वो नीति कौन सी है? लुक वेस्ट पॉलिसी। इसी को बोलते हैं हम पश्चिम की ओर देखो। एक जो मनमोहन जी के टाइम पे एक समझौता होता है भारत अमेरिका परमाणु समझौता, ये होता है बेसिकली 2005 में, और 2005 में इस पे हस्ताक्षर होते हैं, और 2008 में ये जाके लागू होता है। इसी समझौते के दूसरे नाम है हेनरी हाइड समझौता। इसी का दूसरा नाम है 1-2-3 समझौता। 1-2-3 समझौता इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये जो अमेरिका का परमाणु ऊर्जा अधिनियम है, इसकी धारा 1, 2, 3 में परिवर्तन करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम 1-2-3 समझौता। इस डील में बेसिकली क्या है कि जो अमेरिका है वो भारत को परमाणु सहायता उपलब्ध कराएगा। किसके टाइम पे होता है 1-2-3 समझौता? हेनरी हाइड समझौता
कब होता है? 2005 में। किसके टाइम पे होता है? मनमोहन सिंह के टाइम पे। एक एक प्रधानमंत्री के बारे में हम सीधे चर्चा करते जा रहे हैं, अब बहुत अच्छे से सुनते जाइए। जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका पेपर नजदीक है और मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको पूरा मैटर पेपर से पहले आपको प्रदान हो जाए और बस बात ऐसी हो जो पेपर में आने वाली हो, या फिर इतना रिलेवेंट कंटेंट आपको प्रदान कर दिया जाए टाइम से कि आप पेपर में अच्छा कर सकें। इसलिए नहीं, हम विदेश नीति के ऊपर 5 क्लास भी कर सकते हैं, 5 घंटे भी चर्चा कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आपको इसीलिए कराया जा रहा है, खासकर सेकंड ग्रेड वालों को ध्यान में रखते हुए। तो आप अच्छे से ध्यान बना के पूरे को देखते रहिए। इसके बाद जो विदेश नीति आती है वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। मनमोहन सिंह के बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी पूर्णतः यथार्थवाद पे बल देने वाले प्रधानमंत्री हैं और विदेश नीति के क्षेत्र में काफी परिवर्तन किए हैं इन्होंने। तो कुछ मुख्य बिंदुओं से हम समझें। सबसे पहले इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को कौन सी पॉलिसी में चेंज कर दिया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, कि हम केवल देखेंगे नहीं, पूर्व के लोगों की तरह काम भी करेंगे। तो कौन से देशों के साथ? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ। कब आई ये? कब प्रधानमंत्री बने थे मोदी? 2014। 2014 में ये लुक ईस्ट पॉलिसी को कौन सी पॉलिसी में चेंज कर देते हैं? एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। दूसरी जो विशेषता है नरेंद्र मोदी के टाइम की, वो है रणनीतिक स्वायत्तता। तो रणनीतिक स्वायत्तता में ये कहते हैं कि अब तक क्या होता आ रहा था कि हम कुछ महाशक्तियों के दबाव में डिसीजन लेते हुए आ रहे थे, अब हम जो निर्णय लेंगे वो कैसे लेंगे? स्वतंत्र रूप से लेंगे, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे। तीसरा है, ये मुद्दा काफी चर्चा में रहता है, सार्क और बिम्स्टेक। भारत सार्क का भी सदस्य है, बिम्स्टेक का भी सदस्य है। पाकिस्तान की ओर से काफी हमले किए गए और 2019 में सार्क का एक सम्मेलन होना था इस्लामाबाद में, और भारत में एक हमला हुआ उरी का, उसके बाद में सार्क के सम्मेलन बंद कर दिए। तो भारत में मोदी जी की जो बात है वो ये कहते हैं कि सार्क पे तो हम कम बल देंगे, अब हम ज्यादा जो ध्यान देंगे वो बिम्स्टेक के साथ संबंध बनाएंगे, क्योंकि सार्क में कौन है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से जब तक आतंकवाद की पे बात नहीं होती, समाप्ति पे, जब तक हम पाकिस्तान के साथ कोई भी सम्मेलन में या कोई भी संगठन में हम बहुत अच्छे संबंध हम बनाना नहीं चाहते हैं। और बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, हमें पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहिए, पर पाकिस्तान के साथ जब तक आतंकवाद के ऊपर चर्चा पूरी नहीं हो जाती या आतंकवाद को जब तक पाकिस्तान रोकता नहीं है, तब तक हम कोई भी पाकिस्तान के साथ वार्ता नहीं करेंगे। अगला जो मोदी से संबंधित जो विदेश नीति का सिद्धांत है वो है सॉफ्ट पावर। देखिए, पावर जब हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति पढ़ते हैं तो दो प्रकार की पढ़ते हैं, एक तो होती है हार्ड पावर और एक होती है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर का मतलब होता है कि जो सेना है हमारी या फिर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके आधार पे हम शक्ति लें, और एक होता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि आप संस्कृति, अप्रवासी, अपने जो है योग, अहिंसा, इन सब के आधार पे हम क्या करते हैं, सेना के अलावा जो सैन्य और आर्थिक तत्व होते हैं उनके अलावा जो शक्ति होती है उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का जो प्रयोग किया था वो एक विचारक हैं, आप याद रखें, जोसेफ नाई। और इन जोसेफ नाई की एक बुक है, उसका नाम है बाउंड टू लीड। इस बुक में जो प्रयोग किया था वो सॉफ्ट पावर का किया था जोसेफ नाई ने। बड़ा कंसेप्ट है। अब मोदी जी क्या करते हैं कि अमेरिका में जाते हैं और वहां हमारे देश के जो लोग रह रहे हैं उनसे मिलते हैं और वहां जाके संस्कृति को बल देते हैं, हमारे देश के सांस्कृतिक प्रोग्राम करवा रहे हैं। दूसरा, जैसे ही 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया कि योग कहाँ की पहचान है? भारत की पहचान। तो कौन सी पावर पे ज्यादा बल देते हैं मोदी जी? सॉफ्ट पावर पे। और एक जो महत्वपूर्ण पार्ट है फिलहाल में भारत की विदेश नीति का, कि भारत में जो विदेश मंत्री हैं
वो हैं एस जयशंकर। और एस जयशंकर को सिद्धांत देते हैं भारत की विदेश नीति से संबंधित। वो कहते हैं कि अब भारत में पंचशील समझौता ज्यादा नहीं रहा है, अब पंचशील समझौते की जगह पे भारत में आ गया है पंचामृत। के पंचशील की जो स्थान है वो किसने ले लिया है? पंचशील का स्थान किसने ले लिया? पंचामृत ने। और पंचामृत में वो 5 पॉइंट बताते हैं, वो हैं शांति। पंचशील का जो स्थान है वो पंचामृत ने ले लिया और वो 5 पॉइंट बताते हैं, सम्मान, संवाद, शांति, सहयोग और समृद्धि। इसको हम 5 एस से रूप में भी पढ़ सकते हैं और 5 सा के रूप में भी पढ़ सकते हैं। किसने दिए हैं? एस जयशंकर ने। कि वर्तमान में जो भारत में जो विदेश नीति का सिद्धांत है वो पंचशील पे नहीं बल्कि पंचामृत पे है। और पंचामृत में वो 5 चीज बताते हैं, सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। अच्छे से याद रखें। एस जयशंकर की 2 किताबें हैं, आरपीएससी ने पूछी हैं, आपको पता होनी चाहिए और अच्छे से पता होनी चाहिए। और वो हैं, पहली तो है द इंडिया वे, और एक एस जयशंकर की किताब है वाई भारत मैटर्स। 2 किताब बहुत इंपॉर्टेंट है एस जयशंकर की। पहली तो है द इंडिया वे, एक है वाई भारत मैटर्स। अच्छे से आप इनको याद रखें। एक चलता है 4C का सिद्धांत, और 3C के सिद्धांत में क्या है? एक चलता है हमारे 3C का सिद्धांत, और 3C के सिद्धांत में 3C पे बल दिया गया है, और वो 3C हैं कल्चरल, कॉमर्शियल, एक तो होता है सांस्कृतिक, एक होता है व्यावसायिक, और एक है कनेक्टिविटी। देखो हमने राजीव गांधी के टाइम पे 4D की बात की थी, डिकोलोनाइजेशन, डेवलपमेंट, डिसआर्मामेंट, डिप्लोमेसी ऑफ पीस। 5 सा की हमने बात की, सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि। 3C की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कल्चरल, कनेक्टिविटी, कमर्शियल। इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ये मोदी के टाइम की हैं 3C और 5 सा। एस जयशंकर की 3 किताबों को अच्छे से 2 किताबों को अच्छे से ध्यान रखें। एक तो है द इंडिया वे, एक है वाई भारत मैटर्स। और जब हमने विदेश नीति की शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने नीति निर्देशक में अनुच्छेद 51 की बात की थी, शांति, समृद्धि, मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधियों का आदर। उसके बाद जैसे ही हम बढ़े, नेहरू जी के विदेश नीति संबंधी सिद्धांत पढ़े, गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद के विरोधी, पंचशील समझौता। उसके बाद हमने शास्त्री जी के, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद राजीव गांधी, ऐसे ऐसे करके हमने सारे प्रधानमंत्रियों के समय में पढ़ा। याद रखने की चीजें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के टाइम पे, और एस जयशंकर की 2 किताबें 5 सा, इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। जल्दी आपको इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपका पेपर नजदीक है, आपको वही चीज प्रदान करी जा रही है जो पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार देखें वीडियो को, आप दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लिख भी सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे PDF है, इनकी जो PPT हैं इनकी भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आगे जो हमारा टॉपिक कल जो स्टार्ट होगा वो होगा भारत एवं यूएनओ, और यूएनओ के अंदर भारत का क्या योगदान है, क्या योगदान नहीं है, एक वीडियो में हम उसको करेंगे। फिर उसके बाद हम संविधान वाले पार्ट पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस चैनल को अपने साथियों तक शेयर कीजिए। निश्चित ही आपको बहुत फ्रूटफुल मैटर आपको यहाँ बहुत अच्छे से प्रदान किया जाएगा। आप बने रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल मिलते हैं।